वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम प्रश्नों को करेंगे 9 मार्च शिफ्ट 1 के पी वाई क्यू। हम हमारा टारगेट प्री में अच्छे अंक लाना, साथ ही साथ हमें मेंस के लिए भी रेडी होना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब हर एक अभ्यर्थी को ये पी वाई क्यू तो लगाने पड़ेंगे, चाहे वो प्री के हों मेंस के हों। आपके प्री के तो सारे लगाने पड़ेंगे जब आप मेंस में बैठेंगे, और प्री से पहले तो लगाना कंपलसरी है। हम मैथ्स को पढ़ रहे हैं बहुत ही ट्रिक्स के माध्यम से। हम पहले बेसिक्स जानते हैं, फिर हम वहाँ पे शॉर्टकट क्या हो सकती है, किस तरीके से हम ऑप्शन से आंसर ला सकते हैं, उस पर भी फोकस करते हैं। जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमित धाकड़ है। मैंने इस परीक्षा में 120 स्कोर किया हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप में से काफी सारे अभ्यर्थी भी 120 और 120 से भी ज्यादा स्क्वायर करेंगे, स्कोर करेंगे। प्री में ही नहीं, प्री के बाद जो मेंस होगा, मेंस में भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। बस आप अच्छे से तैयारी करिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। हम इस कदर चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लगभग 70 से 80 प्रश्न आपको परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यदि आपने इन 6000 से भी ज्यादा प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इनको आप कर लेते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो आपका 110 प्लस आपका प्री में कहीं नहीं गया, और मेंस में भी आपकी तैयारी, मेंस तक आप और भी स्ट्रांग हो जाओगे। मतलब मेंस में भी ये वाले प्रश्न आपके अभी जो तैयार कर रहे हो, वो मेंस में भी आपके काम आएंगे। और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आप वहां पर इसको देख सकते हो। 27 तारीख का टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, बहुत शानदार जबरदस्त लेवल का होने जा रहा है, 27 तारीख अक्टूबर। चलिए, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी थी, तो उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे यदि आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है हमने वर्ग 3 के पी वाई क्यू का। मैं गणित इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि गणित सॉल्व करने वाली चीज है। इसके बहुत सारे आंसर्स आपसे नहीं बनते हैं, तो वो आप वीडियोस देखोगे तो आपका क्लियर होते जाएगा। इससे पहले हम 8 कक्षाएं ले चुके हैं, 8 आप वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी शानदार वीडियो को। इससे पहले इसको मैं हटा देता हूं ताकि कोई बफरिंग वगैरह ना हो। स्टार्ट करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, आज हम करने जा रहे हैं 9 मार्च 2022 शिफ्ट 1 के प्रश्नों को। चलिए, कहाँ से स्टार्ट होंगे? क्वेश्चन नंबर 31 से आपके स्टार्ट होंगे, हम देख लेते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। पहला वाला प्रश्न आपका ये रहा, रूट वाला आपका प्रश्न है, स्क्वायर रूट वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे। इनको मैंने वर्ड के फॉर्म में लिया हुआ है। ये पीडीएफ्स आपको एक साथ रविवार के दिन या सोमवार के दिन पूरी की पूरी आपको सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही हम इनको टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे। जैसे कि 3 अपलोड करी थी ना, मैं पूरी की पूरी 10 साथ में अपलोड करूंगा, ताकि आपको स्टार्टिंग के 10 शिफ्ट का सॉल्यूशन देखने को मिल जाए, और आप अच्छे से पुनः उनको एक बार देख के चले जाएं, अभ्यास करके चले जाएं। मैथ आपका अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर निवेदन है कि कम से कम 1000 प्लस व्यूज आपको दिलवाने हैं, आपको साझा करना है। मैं 1000 बहुत कम व्यूज आपसे बोल रहा हूँ, मैं 5000 10,000 भी कह सकता था, लेकिन उन अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाना है जो बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला प्रश्न है, एक सेकेंड। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 17.82 का स्क्वायर माइनस रूट में 576, वैल्यू फाइंड करनी। सारे ऑप्शंस क्लोज हैं, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसको रूट से बाहर करोगे तो आपका ये 24 का स्क्वायर होता है। मतलब ये तो 24 आ जाएगा, आपका माइनस का 24 आ जाएगा। तो आपको 17.82 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 17.82 इसका कोई तरीका नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से आप 24 माइनस कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 317 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपका 5524 आएगा। ये आपका 5524 आएगा माइनस करने पे। ठीक, 555524 आएगा। राइट, जब आप माइनस करोगे इसमें से 317 पॉइंट माइनस कर लेते हैं। 300 317 पॉइंट
5524 में से आप 24 को माइनस करिएगा। बाद में कुछ नहीं है तो जीरो लगा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। आपका 4255 पॉइंट। अब 7 में से जाएगा आपका 3 बचेगा। अब सीधा हम देख लेते हैं, यदि आपका पॉइंट से पहले 3 जहां दिख जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम पूरा नहीं कर रहे, राइट। इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगती है, मैंने आपका टाइम बचाया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। जहाँ टाइम बचेगा हम टाइम बचाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उन पे ज्यादा टाइम व्यतीत करना है हमें। एक संख्या का पांचवा भाग इसके एक सातवें भाग से 154 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या नहीं पता, मान लेते हैं वह संख्या x, इनको x मान के भी कर सकते हो, छोटे छोटे प्रश्न है। एक संख्या का पांचवा भाग मतलब संख्या है, संख्या का पांचवा मतलब फिफ्थ पार्ट, वन फिफ्थ। वन फिफ्थ मतलब 1/5 ऑफ अ नंबर। उसके बाद इसके एक सातवें भाग से इसके इसी संख्या के एक सातवें मतलब सेवंथ पार्ट, सेवंथ, 1/7 मतलब 1/7 करोगे तो आपका x/7 आएगा। भाग से भाग से 154 अधिक है। फिर से देखिएगा, एक संख्या का पांचवा भाग, पांचवा भाग इसके एक सातवें, अरे मिट क्यों गया, एक सातवें भाग से 154 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इनको। इस तरफ करते हैं, x/5 माइनस x/7 इक्वल में आपका आ जाएगा 154। एलसीएम ले लीजिए, आपका 35 एलसीएम आ जाएगा। अ, दोनों ही अलग प्राइम नंबर्स हैं तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। 7x माइनस 5x आ जाएगा, इक्वल में आपका 154 है। 7x में से आपका 5x जाएगा तो आपका बचेगा 2x, और 35 मल्टीप्लाई आप 154 कर लीजिए, राइट। फिर आपका 2 तो अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से कट के इनटू में था तो डिवाइड में गया, 2 से कैंसिल करिएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा आपका, और कैरी का बन जाएगा 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35। यानी यूनिट डिजिट में आपका जहाँ 5 दिख जाए, केवल एक में दिख रहा है तो सॉल्व भी नहीं करना। ये देखो, 5 का गुणा और 7 का करोगे तो 35 बनेगा, 35 का 5 इकाई अंक से हमने निकाल लिया, ऑप्शन है। समय बचाने का तरीका होता है इकाई अंक, बहुत काम आता है। एक डिजिटल सम भी होता है, उसे हम बहुत बाद में देखेंगे, जब बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आए तब हम मेंस में देखेंगे वैसे उसको। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, इनके जो नंबर्स दिए हैं इनके स्क्वायर्स का सम बताना है। 12 माइनस 8, 4 के वर्गों का योग बताना है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठैया 64 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा। माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का आपका ये बन ही जाएगा। ऐड कर लेते हैं भैया, 6 4 10, 4 14, 14 का 4 कैरी का 1, इकाई अंक देख लो 4 आ गया तो 224 आंसर होगा, चेक ही नहीं करना आगे, राइट। अब देखिएगा, एक अच्छा सा प्रश्न है ये। विवेक और किशु की वर्तमान उम्र का योग 76 वर्ष है। 20 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था, 4 था। दोनों की वर्तमान अ, उम्र वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो दोनों की आयु हमें बतानी है। 20 वर्ष बाद उनका अनुपात ये हो जाएगा, और दोनों का योग 76 भी आना चाहिए, और दोनों की आयु भी दी है, तो ऑप्शन से चलते हैं। 30 60 को जोड़ोगे तो दोनों की आयु 90 हो पाएगी, ये नहीं बन पाएगा। इसको ऐड करके देखो, ये आपका 76 बन रहा है, और भी चेक कर लेते हैं। ये आपका बनेगा 60 बनेगा, तो ये तो राइट आंसर होना नहीं है। इन दोनों का योग करोगे तो ये भी आपका 60 ही बनेगा, ये भी नहीं होगा, जबकि योग 76 होना था, ऑप्शन बी। कुछ चेक ही नहीं करना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ए अपॉन बी की बी किसके इक्वल है, 2/3। ए को आप 2x मान लो, बी को आप 3x मान लो, सॉल्व कर लो, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं। 5a³ करना है, मतलब 5 तो रहेगा। a³ ए की वैल्यू आप 2 लेके चलोगे तो कितना, 2 का क्यूब करोगे तो आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। गुणा में मैं सीधा 8 लिख दे रहा हूँ। माइनस 2 गुणा, आप a का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। गुणा, आप b की जगह पे आप 3 रख दो। यहाँ पे हम x नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर 3 पावर 3 पावर कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक, रेशो ले लो भाई। अब 3ab², 3 × a कितना है आपका, a है 2, इंटू b² आपका 9 आ जाएगा। माइनस कर लो आप, माइनस करने पर आपका b³ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27 आ जाएगा। इकाई अंक पहले आप इस वाले को सॉल्व करके देख लो भाई। जहां तक 5×8 = 40 आ जाएगा, माइनस
4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा। घटा के देख लो, आप घटा लो, 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। तो इकाई अंक में जहाँ 6 दिख रहा हो और कर लेते हैं अपन में से माइनस। तो तीन, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 अनुपात कुछ आएगा। तो 16 अनुपात देखिए, 16 यदि आप कट करोगे तो फिर तो वो तो 8 बन जाएगा, ऐसा छोटा वाला तो दिया नहीं, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, बाकी चेक करना ही नहीं हमें। हम कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से। मैं स्मार्ट तरीके आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंस के लिए भी अभी से तैयार हो जाओ। आपकी जंग केवल प्री अच्छे अंकों से क्वालिफाइड करना मात्र नहीं है, आपकी असली वाली जंग आपको मेंस में तैयार करना है बहुत अच्छे से। मैं मेंस को भी ध्यान में रख करके क्लासेस करवा रहा हूं, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी आज नहीं तो कल इन वीडियोस को, प्लेलिस्ट को बहुत लंबे समय तक देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको इस कदर कंटेंट करवा रहा हूं कि आप मेंस के लिए आप तैयार हो जाओ, सशक्त हो जाओ, ताकि आपका सिलेक्शन हो। आपको कम से कम मेरा नाम याद रहे कि अमित भैया ने बहुत ही शानदार तरीके में, मतलब जहां पर चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनको करवा रहा हूँ, वो भी एक अलग अंदाजे में। एक आयत की लंबाई में 10% की की जाती है, जबकि इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से परिवर्तित होगा? अब लंबाई है आपके पास और आपके पास ब्रेड्थ है, चौड़ाई है। अब पहली बात तो ये है, मुझे एरिया बता दो भैया। आप एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। ठीक है। अब 10% की कमी, पहली बात तो यह है, 10% को आप उसमें फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/10 आएगा। नीचे आप 100 ले जाओगे, परसेंटेज हटा के एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1/10 आएगा। मतलब आप आयत की लंबाई में 10% की कमी कर रहे हैं, यानी हम 1/10 में से हम एक की कमी कर रहे हैं, लंबाई में कमी कर रहे हैं। मतलब पहले लंबाई कितनी थी आपकी, मान लीजिए पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 10 थी। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, कम होके 9। ये एरिया का याद हो गया। ये न्यू वाला लिख लो भैया, ये न्यू लंबाई है, ये ओल्ड वाली है, ये ओल्ड वाली है आपकी। उसके बाद फिर चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 10% की वृद्धि का मतलब 1/10, मतलब 10 में से एक की वृद्धि हो रही है। मतलब चौड़ाई 10 थी, एक की वृद्धि हो जाएगी तो 11 हो जाएगी चौड़ाई। तो अब देखिएगा, लेंथ 10 से 9 हो गई पहले, और ब्रेड्थ जो है 10 से वो 11 हो गई, यानी पुराना वाला एरिया निकाल लो आप। लेंथ इंटू ब्रेड्थ से ही निकलेगा, तो आपका ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। सिमिलरली आप न्यू वाला एरिया निकाल लो। न्यू वाला एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो परिवर्तन कितने का हुआ, 1% कम गया। 1% आप यहाँ पे जो क्षेत्रफल है कम जाएगा। मतलब जो एक कमा कितने पे कमा, पुराने वाले पे कमा, क्योंकि जितने से हम तुलना कर रहे हैं, पहले कितना था, 100 एरिया था, 100 पे कमा। ठीक, 100 पे कमा, 1 कमा 100 पे कमा, और परसेंटेज में निकालना है तो आप इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा तो 1% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1% की कमी हो जाएगी, बोला नहीं कि कमी हुई या वृद्धि हुई, हमने वो तक बता दिया, 1% की कमी। वो चाहे थे समझदार होते तो 1% में पेपर बनाता, तो मैं लिखता 1% की कमी और यहाँ पर करता 1% की वृद्धि। तो थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग बन जाते ऑप्शंस। अगला वाला, पी क्यू और आर के पास कुल 1250 रुपये थे। पी के पास क्यू और आर के साथ कुल हिस्से का 3/7वां हिस्सा था। पी के पास कितनी राशि थी, ज्ञात कीजिएगा। तीनों के पास देखो, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों के मिलाकर के 1250 रुपए हैं तीनों के पास। पी के पास जो पैसे हैं ना, पी के पास जो पैसे हैं, क्यू और आर के साथ कुल हिस्से का, किसके साथ, क्यू और आर के साथ कुल हिस्से का 3/7वां हिस्सा है। मतलब पी का 3 होगा, क्यू आर का 7 हिस्सा होगा, यानी अनुपात हमें सीधा सीधा देखने को मिल गया। पी के पास कितनी राशि थी वो बतानी है आपको। तो मुझे ये बताइए, आप जो 1250 वैल्यू दी हुई है, वो किसकी वैल्यू है, तीनों की होगी, पी की, क्यू की, आर की, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आया जाएगा, जीरो। 125 आपकी एक की वैल्यू आ गई, लेकिन निकालना कितना है, पी की, तो पी का मान कितना है, पी का मान है 3, मल्टीप्लाई कर लो, 3×5 = 15, 15 का 5, इकाई अंक से देख लो, 2 में आ रहा है मतलब करना पड़ेगा, 3×5 = 15 का 5, कैरी का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 75 इसमें हो, हाँ आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ठीक, ये आपका अनुपात वाला प्रश्न है। अगला वाला करते हैं अब अपन।
त्रिभुज डीईएफ में सभी भुजाएं समान लंबाई की, प्रत्येक कोण क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। आपको पता होगा एक त्रिभुज बनाते हैं हम, डीईएफ बना लो, एबीसी बना लो, कोई सा भी बना लो। इसमें बोला सभी भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सा बनता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, इक्वी, ये थोड़ा गलत लिखा गया, लेटरल, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक कोण होता है 60 डिग्री का, हर एक कोण होता है 60 डिग्री का, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसका एरिया क्या होता है समबाहु का? याद कर लो, अब आई गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या ए स्क्वायर कर लो। इसकी हाइट क्या होती है? ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए। मैंने याद कैसे करा है वो इसी तरीके से याद करना, एरिया याद तो करना पड़ेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस स्क्वायर के 2 से इस कैंसिल कर दो, नीचे 2 बचेगा, ये भी चला जाएगा, √3/2 इंटू ए। ये कोई लॉजिक नहीं है कैंसिल करने वाला, लेकिन तरीका बता रहा हूँ, यदि आपको एरिया याद है तो आपको हाइट भी याद हो जाएगी इससे। ठीक, तो 60 आपका राइट आंसर आ गया। अगला वाला करते हैं, एक कोण संपूरक का 2/7वां है, इसकी माप क्या है? सप्लीमेंट का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके? ये होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए। अब कोण की माप बताना है, कोण तो हमें नहीं पता, कोण को हमने मान लिया x, कोण को हमने मान लिया x। तो यदि कोण x है तो उसका सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस x हो जाएगा। एक कोण, जो एक कोण है वह अपने संपूरक का, संपूरक का मतलब 1/80 माइनस एक्स का, संपूरक का 2/7वां है, मतलब 2/7वां है। तो आपको माप बताना है, एंगल की माप बताना है, कोण बताना है, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7x बराबर 2 का गुणा 180 में करोगे 360 माइनस 2x, 2x यहाँ पे आएगा तो 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। यहाँ पे 360, अब यहाँ पे 360 को आप 9 से डिवाइड कर लो, सिंपल था, 9 चौके 36, 40 आपका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला वाला करते हैं, यदि 0.6x माइनस 1.9 इक्वल है 0.2x प्लस 0.5, तो x का मान बताना है। सिंपल है, एक्स एक्स वालों को आप एक तरफ कर लीजिए, देन हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपका 0.2x इस तरफ आ जाएगा, 0.6x यहीं रहेगा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 0.2x हो जाएगा। और यहाँ तो 0.5 पहले से विद्यमान था, ये वाला भी इस तरफ आ जाएगा तो 1 पॉइंट आपका 9 हो जाएगा प्लस का। इनको आप सॉल्व कर लो, 0.6 में से आपका माइनस करोगे 0.2 तो आपका 0.4x आएगा, इक्वल में इनको ऐड कर लो, आपका 2.4 आ जाएगा। देखो, ऐड करो, हाँ, आपका 2.4 आ जाएगा। अब 0.4 आपका मल्टीप्लाई में था तो यहाँ से आपका डिवाइड में चला जाएगा इस तरफ, 0.4, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट को आप गायब कर दो, काट दो, 4×6 = 24, आपका आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला वाला करते हैं। ये एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, 27 तारीख को सभी को वह वाला टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू का टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं में आयोजित होने जा रहा है, हिंदी इंग्लिश के साथ भी, हिंदी संस्कृत के साथ भी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समीकरण को संतुष्ट करेगी? अरे कितना सिंपल है। तो 10 को उधर ले जाओ, 18 में से 10 जाएगा, आपका 8 बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, आपका 4 आ गया। चलो कर लेते हैं, 2a प्लस 10, अरे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, लिखा तो 10 को उस तरफ ले जाओ, 2a यहीं रहेगा, 18 माइनस 10 हो जाएगा, a की वैल्यू, ये 18 में से जाएगा तो 8 बचेगा और 2 अपॉन में भी आ जाएगा, तो a की वैल्यू 4 आ गई। अगला वाला करते हैं अब अपन, 15 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का दोगुना दूसरे भाग के 3 गुने के बराबर है, भागों का पता लगाइए। दो भाग आपको दिए भी गए हैं। पहली बात तो यह है, 15 को दो भागों में डिवाइड करा मतलब, और दो भाग दे भी दिए, मतलब 15 सम आना चाहिए। पहली कंडीशन में क्या 15 बना रहा है?
ये आंसर नहीं होगा। क्या ये 15 बना रहा है? ये आंसर नहीं होगा। या तो ये होगा या ये होगा। पहले वाले को अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर लेते हैं। पहले भाग का दोगुना, पहले भाग का दोगुना कितना आएगा आपका? पहले भाग का जब दोगुना करोगे तो 18 हो जाएगा, 9 का 18, दोगुना 18। और दूसरे भाग का तीन गुना, दूसरे भाग का तीन गुना करो, 6 तिया 18 आ जाएगा। और बराबर थे, पहले भाग का दोगुना दूसरे भाग के तीन गुने के बराबर है, 18 बराबर 18 आ गया, तो आपका ऑप्शन ए आंसर आ गया। नहीं तो एक और तरीका है, वो वाला भी देख लेते हैं, रेशो वाला। पहले भाग का फर्स्ट वाले भाग का दोगुना, दोगुना दूसरे भाग का सेकंड वाले भाग का तीन गुने के बराबर है। तो फर्स्ट वाला भाग अपॉन सेकंड वाला भाग क्या आ जाएगा? यहाँ पे थ्री तो यहीं रहेगा, ये टू आपका डिवाइड में चला जाएगा। पहला भाग का अनुपात दो है, दूसरे भाग का अनुपात दो है। पहले भाग का तीन, दूसरे भाग का अनुपात दो है। तो हम बात करें 15 जो वैल्यू है वो तो दोनों की मिलाकर वैल्यू है। रेशो में कितनी वैल्यू? 5 की वैल्यू है। आपको दोनों भाग बताने हैं तो 5 तिया 15, 3 आ जाएगा। यदि पहला वाला बताना है तो 9 आ जाएगा, दूसरा वाला बताना है 2 3 6 आ जाएगा। ये मैंने रेशो वाला भी आपको बता दिया। और एक और चीज याद कर लो, इसमें अभी बता देता हूं। जब ऐसी कंडीशन बन जाए, यह वाली कंडीशन कौन सी? पहले भाग का दोगुना दूसरे भाग का तीन गुने के बराबर, ऐसा कह दें तो पहले वाले को आप मानोगे, आप पहले वाले को तीन मानो, अगले वाले की वैल्यू मानो, और जो सेकंड वाले की बात कही है वो आप फर्स्ट वाले में मान लो। ठीक, इस तरीके से भी आप रेशो में कर सकते हो। अगले वाले प्रश्न को करते हैं। सीसीई किसके अनुमूलन में सहायता करता है? याद करने, स्व अध्ययन, नियमित अध्ययन, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। किसके उन्मूलन में? उन्मूलन मतलब उखाड़ के फेंक, एलिमिनेशन मतलब हटा देना, कम कर देना। याद करने में स्वाध्ययन, रेगुलर स्टडी। तो आपका याद करने का उन्मूलन करता है कि रट्टाफिकेशन सीसीई दूर कर रहा है। सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंशन एवेल्युएशन, आपने पढ़ा भी होगा। सतत एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन मतलब लगातार बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब भी आप उसका सीसीई कर रहे हैं, यानी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने दो प्रकार के मूल्यांकन पढ़े हुए होंगे। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक सम्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है, जो फॉर्मेटिव होता है वो चलता रहता है, रेगुलर बेस पे चलता, पढ़ा रहे हैं तब भी आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। सम्मेटिव क्या होता है? जो आप परीक्षाएं ले रहे हैं, योगात्मक मूल्यांकन सम्मेटिव बोलते हैं उसको, वो आपका परीक्षाओं वाला आ जाता है। अगले वाले को करते हैं अब अपन। 154 मीटर से 49 मीटर का अनुपात बताना है। ये तो सिंपल है, 154 का 49 से बताना है। कट रहा है क्या? 7 से, 7 सतैया 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 अनुपात 7, राइट आंसर ऑप्शन है। अगला वाला, 5 केजी 550 ग्राम से 1200 ग्राम का अनुपात। तो 5 केजी को आप पहले तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 केजी में 5000 ग्राम, 5000 ग्राम ये और 550 ये जोड़ोगे तो आपका 5550 ग्राम आ जाएगा। 1200 से अनुपात बताना है तो एक जीरो कट जाएगी। फिर आप 5 से कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से कर लो, 5 दूनी 10, 2 जाएगा, 5 चौके 20, 3 से जा रहा है, ती 8 है 24, ये भी 3 से जा रहा है, ती तरके 9, आपका 2 बचेगा, ती 7 है 21, 37 अनुपात 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला, यदि x प्लस वन यदि x प्लस वन बहुपद 2x² प्लस के एक्स का एक गुणनखंड है तो k का मान आपको बताना है। जब यह इसका गुणनखंड हो ही गया तो पहले x की वैल्यू निकालो इससे। कैसे निकलेगी? x प्लस वन को आप k के इक्वल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस -1 की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, दो दो। अब मैं इसको, चलो यहाँ कर देता हूँ सीधा, ताकि हम वहीं पे कर लें। x प्लस वन इक्वल आप 0 लोगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 अब आप यहाँ पे रख दीजिए, क्या आएगा आपका? -1 का स्क्वायर करोगे तो वो तो 1 बन जाएगा, यानी ये आपका 2 रहेगा। चलो कर लेते हैं, नहीं तो भाई दिक्कत हो आपके लिए। 2 -1 का स्क्वायर कर लो प्लस के, एक्स की वैल्यू फिर -1 रख लो, इक्वल में कर लो 0, क्योंकि के की वैल्यू बताना, क्योंकि इसका ये जो गुणांक होता है ना इसका, तो वो उसको पूरा सेटिस्फाइड करेगा, मतलब 0 ला देगा वेरीफाई करके, इसलिए 0 इक्वल में रखते हैं हम।
-1 का स्क्वायर करोगे तो आपका तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, के का -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के आ जाएगा, इक्वल में 0, तो के की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले को करते हैं। इफ 0.75 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 5:8 है आपका, तो आपको एक्स का मान बताना है। मैंने एक तरीका बताया था कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात, अरे, चल क्यों नहीं गिरा भाई, रखो। हाँ, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बीमार हो गया था ये, कभी कभी इसको अटैक आते हैं। चलो, समानुपात आपका, आप सी अनुपात डी ले रहे हो, तो जो लास्ट के टर्म्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हो ए इंटू डी, और पास के टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हो बी इंटू सी। ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, राइट। चलिए, तो इसको भी कर लेते हैं। पहले और अंतिम का मल्टीप्लाई कर लो, 0.75 का करोगे और 8 का करोगे, इक्वल में आप x और 5 का करोगे, तो आपका 5 तो डिवाइड में चला जाएगा, सीधा ले जा रहा हूं मैं, कौन मेहनत करे। पॉइंट जाएगा, तो आपके नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 25 से कर लो भैया, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, जीरो 4 से जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऊपर 3 दूनी 6, नीचे 5, 6 अनुपात 5 आ गया। अब ऐसा तो दिया नहीं, मतलब कट करना पड़ेगा, तो 1.5 कम 5, फिर आपका 1 बचेगा, जीरो लगाओगे, 5 दूनी 10, 1.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन शिक्षण मॉडल द्वारा विकसित किया गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा विकसित किया गया? फ्लेंडर्स, ओलिवर, तावा या बीएफ स्किनर। हमने बहुत अच्छे से बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ा हुआ है, बीएफ स्किनर आ जाएगा। और एक और चीज याद कर लो भैया, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, शास्त्रीय पढ़ा होगा आपने, शास्त्रीय अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, अनुकूलन किसके द्वारा ये दिया गया? पावलोव, 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 ठीक, PAVLOV, पावलोव। अब पावलोव ने किस जानवर पे आप वो रिसर्च करी हुई है, तो आप मुझे बताइएगा, कुत्ता या बिल्ली, इनमें से। ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए। पावलोव किससे संबंधित है, कौन से जानवर से संबंधित है, आपको आंसर बताना है। अगले वाले को करते हैं अब अपन। एडगर डेल के अनुभव का शंकु सापेक्ष प्रभावशीलता दर्शाता है। शिक्षण विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण तकनीक, मूल्यांकन तकनीक। तो आपका ये आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। एडगर डेल के अनुभव का शंकु सापेक्ष, मतलब एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस सोर्स रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस एक दृश्य उपकरण है, एक TLM ही है, दृश्य वाला, देखने संबंधी, जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधियों की सापेक्ष प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। डेल के अनुसार जो शिक्षण विधियां और सामग्री अधिक संवेदी अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंसेस प्रदान करती हैं, वे सीखने में अधिक प्रभावी होती हैं। बाकी आप पढ़ लेना विस्तार से। चलिए, ये वाला प्रश्न आ गया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? बताइए, पहले चेक कर लेते हैं भैया। पहला वाला आपको दिया गया है 18 और 3, चेक करके देखते हैं। 18 और 3 को कर लेते हैं, तो मतलब इनको एक्सचेंज करना है। 18 की जगह 3, 3 की जगह 18, तो यहाँ पे 3 माइनस 8 गुणा 4 प्लस 18 भागे तो 9, बराबर आपको ये लाना है -27। चेक कर लेते हैं, तो पहले भाग करो। 18 को करोगे तो 2 आएगा, 3 माइनस इनको गुणा कर लो, चरट्ठे 32 आ जाएगा, भाग करोगे तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा। 3 और 2 प्लस प्लस वालों को जोड़ोगे, प्लस का 5 आ जाएगा, -32, 5 में से आप 32 को घटाओगे तो आपका -27 आ ही जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। अगला वाला करते हैं। एल की जगह प्लस रखना है, एम की जगह माइनस, एन की जगह गुणा, पी की जगह भाग, और आपको इसका आंसर बता देना है HW। आप करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि एक की वैल्यू 3 है, दो की वैल्यू 5 है, तीन की वैल्यू 7 है, चार की वैल्यू 9 है, तो 7 की वैल्यू बताओ। सिंपल सा पैटर्न आपको ढूंढना है, पैटर्न का प्रश्न है। सिंपल पैटर्न देखो, 15 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 11 आएगा, आंसर बताओ।
कुछ नहीं करा, एक का डबल कर दिया आप एक का डबल कर दिया, एक दूनी दो आ गया, एक जोड़ दिया, दो का डबल करा चार आया, एक जोड़ दिया, तीन का दोगुना करा डबल करा, तीन दूनी छह, एक जोड़ दिया, चार का डबल करा चार दूनी आठ और एक जोड़ दिया। वैसे ही सात का डबल करो, सात दूनी चौदह और एक 15, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सॉरी। इंटरचेंज करना है प्लस को भाग को, तीन को चार को, और आपको मान बताना है। चलो इसको हम ही कर लेते हैं। प्लस को चेंज करना है, भाग को चेंज करना है, और आपको तीन को चेंज करना है, चार को चेंज करना है, और आंसर बताना है क्या आएगा। दो आएगा, चार आएगा, नौ आएगा, आठ आएगा। तो 12 का तो हम 12 रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करना। प्लस और भाग को चेंज करना है, तो यहाँ पे भाग आ जाएगा, दो का दो रहेगा। गुणा को तो चेंज नहीं करना, नहीं करना। तीन और चार को करना, तो तीन की जगह चार आ जाएगा। भाग को चेंज करना है, हाँ, तो प्लस आ जाएगा। चार को चेंज करना है, हाँ, चार की जगह तीन आ जाएगा। -18, तो भाग दो आप, छह आ जाएगा। अब 12 को दो से भाग करोगे, छह गुणा मत कर देना, पहले पहले भाग होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो आप 12 को दो से डिवाइड करोगे तो आपका छह आएगा, फिर छह का गुणा चार से करोगे, छह चौके 24 आ जाएगा, प्लस तीन, माइनस आपका 18। 24 को और तीन को जोड़ लो, आपका 27। 27 में से आप 18 माइनस कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा 7, 8, 9। तो आपका 9 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला वाला, एक शोध अध्ययन में आपको कितना विश्वास रखना चाहिए? आपको एक ही शोध अध्ययन कर पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा एक ही निष्कर्ष के बाद आपको शोध के निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। यू शुड कंप्लीटली ट्रस्ट अ सिंगल रिसर्च स्टडी। क्या आपने जो एक मतलब किसी की जो सिंगल रिसर्च है उस पे फोकस, उस पे ही बिलीव करना चाहिए, या यू शुड ट्रस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स आफ्टर डिफरेंट रिसर्चर्स हैव फाउंड द सेम थिंग्स। या तब आपको विश्वास करना चाहिए जब उसी चीज पर काफी सारे शोधकर्ताओं ने रिसर्च करी और समान परिणाम आए। तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा, केवल एक पे नहीं भरोसा कर सकते हम। अगला वाला करते हैं। व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज टेस्ट, परीक्षण, माप, निर्धारण, मूल्यांकन। इसका राइट आंसर आएगा परीक्षण आपका। ठीक, परीक्षण एक औपचारिक उपकरण या प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल, अन्य विशेषताओं का मापन करने के लिए किया जाता है। परीक्षण का उद्देश्य एक निश्चित समय पर किसी विशेष व्यवहार या क्षमता का मापन करना होता है। उदाहरण के लिए मानसिकता, शैक्षिक उपलब्धि, व्यक्तित्व की जांच के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण उपयोग किए जाते हैं। पर्सनालिटी आप पढ़ते हैं तो वहां पर तो कई प्रकार के परीक्षण देखने को मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हो मेजरमेंट का, जोड़ घटाना, गुणा भाग। ठीक, बाकी आप ऑप्शन पढ़ सकते हो इसमें से। द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर, असाधारण बच्चे होते हैं स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली, अस्थि विकलांग, सीखने में अक्षम। बताइए कौन हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असाधारण बच्चे। एक्सेप्शनल बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली भी आ जाते हैं, विकलांग बच्चे भी इसमें आ जाते हैं, सीखे में असक्षम बच्चे भी इसमें आ जाते हैं। ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस। अगला वाला, एक शिक्षक ने कक्षा 5 में, इंग्लिश वाला भी पढ़िए। एक शिक्षक ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित किया और छात्रों से नवीनतम मैच में भारतीय टीम के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। फिर उसने उनसे प्राप्त अंकों का दंड आलेख बनाने को कहा। शिक्षक कोशिश कर रहा है कक्षा को आनंदमय और संचारी बनाने के लिए, छात्रों की तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए, गणितीय अवधारणाओं और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में छात्रों की मदद करने के लिए, योजना दृष्टिकोण के माध्यम से उन्हें पढ़ाने के लिए। इसमें आप देखेंगे ना तो सारे आपको राइट आंसर नजर आएंगे, सब ही पॉजिटिव हैं। लेकिन जब बात आती है कि शिक्षक ने कक्षा 5 में समाचार पत्र दे दिए बच्चों को, छात्रों से नवीन मैच में भारतीय टीम के बारे में स्कोर पढ़ने के संबंध में कहा, तो दंडालेख बनाने को कहा। तो जब भी वास्तविक जीवन संबंधी कोई चीज आ जाए तो ये बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, गणितीय अवधारणाओं और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में छात्रों की मदद करने के लिए। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 28, नीचे दी गई सूची में से कौन सी परियोजना हाई स्कूल गणित के लिए उपयुक्त है? हाई स्कूल के अकॉर्डिंग सोचना है। स्कूल बैंक का निष्पादन, स्कूल में स्टेशनरी स्टोर चलाना, स्कूल का बगीचा बिछाना। दिए गए सभी विकल्प, इसमें कोई कठिन नहीं है, सभी विकल्प सारी चीजें उसमें आ जाएंगी।
अगला वाला प्रश्न करते हैं। एक पिता की आयु, ये 28 के बाद 30 आ गया, हाँ क्योंकि 30 वाला था, 29 पे मैं आपको SW में दे दूंगा क्योंकि वो पेडागोजी, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न था आयु वाला। इसको करते हैं। ऑप्शन बता रहा हूँ, 39, 40, 42 और 45। एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। यदि 15 वर्ष बाद 5 बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दोगुना हो जाए तो पिता की आयु है। अच्छा खासा प्रश्न है, इतना मतलब बहुत टाइम टेकिंग भी हम कह सकते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। चलिए करते हैं। एक पिता की जो आयु है उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। पिता की आयु को हम सीधा फादर लिखते हैं एफ, पिता की आयु जो है वो एफ है। 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर, चिल्ड्रन को सी लिख दिया, जो सी है ना 5 बच्चों की आयु का योग है, याद रखिएगा। पिता की आयु हमने एफ मान ली, 5 बच्चों की आयु का योग हमने चिल्ड्रन सी मान लिया। ठीक। 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष बाद F+15 हो जाएगी। बाद 5 बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दोगुना हो जाए तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल ली, तो 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु भी तो निकालो। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बच्चों की आयु? मुझे ये बताइए, 15-15 वर्ष हर एक बच्चे की बढ़ जाएगी या नहीं आयु? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो आप 15 × 75 यानी कुल आयु के योग में 75 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको 15 वर्ष बाद कुल आयु का योग आ जाएगा 5 बच्चों की। समझ पा रहे हैं या नहीं? फिर से बताता हूँ। एक पिता की जो आयु थी उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। जो फादर की जो एज है वो 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, और इसको सी को हमने क्या माना? 5 बच्चों की आयु का योग माना। 5 बच्चों की आयु का योग माना। 15 वर्ष बाद फादर की आयु तो F+15 हो जाएगी, 15 साल बढ़ जाएगी। वैसे ही 15 साल बाद बच्चों की आयु भी बढ़ेगी ना, कि केवल 15 बढ़ेगी कि 75 बढ़ जाएगी? पहले वाले बच्चे के भी 15 बढ़ेगी, दूसरे वाले की भी, तीसरे, चौथे, पांचवे की भी। इस प्रकार से सभी की आयु कितनी बढ़ जाएगी? कुल मिला के 75 वर्ष। कुल आयु तो देखिएगा, C+75 हो जाएगी बच्चों की कुल आयु का योग 15 वर्ष बाद। अब बोल रहे हैं यदि 15 वर्ष बाद 5 बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दुगुना हो जाए, पिता की आयु का दुगुना हो जाए, यदि 15 वर्ष बाद 5 बच्चों की आयु का योग, 5 बच्चों की आयु का योग कितना है? C+75 है। C+75 है, मतलब 15 वर्ष बाद, ये 15 वर्ष बाद 5 बच्चों की आयु का योग ये है पिता की आयु का। पिता की आयु कितनी है? F+15। F+15 का कितना हो जाए? दोगुना हो जाए, मतलब दो गुना, दो से गुणा करेंगे जाए तो पिता की आयु क्या है? अब फादर की और चिल्ड्रन को तो हमने इक्वल पहले ही मान लिया था, तो हमें तो फादर का बताना है। फादर का बताना है तो जहां पे चिल्ड्रन होगा वहां पे फादर रख दो आप। तो फादर +75 इक्वल 2F+15 दूनी 30 आ जाएगा। तो F को उधर ले जाएं अपन, 2F में से ये वाला F माइनस होगा तो फादर आ जाएगा, F आ जाएगा 75 में से आप 30 को माइनस कर लो। 5 में से 5 का तो 5 आएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा, मतलब फादर हैं जो पिताजी हैं वो 45 वर्ष के होंगे। ये आपका राइट आंसर हो गया। राइट, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्यारा सा प्रश्न था। चलिए अगला वाला करते हैं। एक पाठ योजना संभावनाओं को विकसित करती है। समायोजन, अयुक्तता, विचलन, कामचोरी। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? मैं छोटा कर देता हूँ, साथ में ऑप्शन देख लो आप। A lesson plan develops the possibilities of adjustment, mal adjustment, deviation, truancy। इसको विकसित करती है, आपको राइट आंसर बताना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियोस जो है ना बहुत ही काम की होने वाली हैं। आप अच्छे खासे व्यूज दिलवाते रहेंगे, सीरीज बिंदास चलती रहेगी, और भी जुनून के साथ, जोश के साथ मैं आपको सारा का सारा कंटेंट कवर करवाते रहूंगा। बस मेन चीज ये है कि आपका साथ हमें चाहिए। ठीक, आशा करते हैं कि आपने ये देखा होगा। लगभग आज की वीडियो अपनी 39 मिनट की रही, और
लगभग 40 मान लो, और अपन ने बहुत सारा कंटेंट कवर करा। तो ये आप 27 तारीख को तैयार रहना है, आपको कवर कर लेना है, इस टेस्ट को जरूर लगाना है। इस टेस्ट के माध्यम से आपको वो सीखने को मिलेगा, इस वाले टेस्ट के माध्यम से। मतलब बहुत गजब लेवल का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, आप विश्वास मानिए, बहुत जबरदस्त लेवल का टेस्ट है। आपको मजा आ जाएगा। आप मतलब व्यापम का असली वाला पेपर हम ले रहे हैं। और मेरी यदि क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे देखते आ रहे हो ना, तो आप देखना गणित में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको मजा आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि गणित में जो मैंने पढ़ा दिया उन शिफ्ट का कोई सा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं, उनका नहीं है, वो एक अलग ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, है PYQ का। लेकिन आपसे सारे प्रश्न काफी हद तक बनेंगे ही बनेंगे। थोड़े से कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं गणित में। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। क्लास कैसी लगी आपको, सीरीज को कंटिन्यू रखें नहीं रखें, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।